Hello students and namaste. कैसे हैं सर? I hope you all are doing well and preparing well for the exam also. So before I start this video, I want to present a thank you note to all those who have subscribed my channel and who are appreciating my work. This shows that you all are serious aspirants and who really want to prepare well for the exam, and you are showing your trust factor on me. Now it's my duty to take care of this very thing and my mind from start till the end, and we'll together beat this goal, and I have to meet up your expectations also. So let's together beat this goal, and for that you have to stay tuned with me from start till the end. So just stay tuned with me, and those who have not subscribed my channel yet, just go for it and subscribe it. Press the bell icon so you can see the notifications in the near future also. So thank you. नाउ हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और मैंने कहा था अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एमसीक्यू सीरीज़ पे होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, क्योंकि आपको पता है हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आज हमने यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ प्रेजेंट किए, और मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं टच कर सकती हूँ वो मैंने कोशिश की है कि मैं करूँ। हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस घूम फिर के ही थोड़े से आते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको साथ साथ क्वेश्चन समझ आ रहे हो। आपको एक चीज़ करनी है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी। कोशिश तो कर सकते हो ना। बेशक अगर आपने रिवीजन की है या नहीं की है, मैं तो वैसे कह रही हूँ साथ साथ रिवीजन करते जाओ जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, और आपके पास कॉम्पोनेंट्स भी बहुत सारे हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो स्टेटिस्टिक्स क्यों ना मेरे साथ ही पढ़ लो, सो दैट कि आपका टाइम भी सेव हो जाए, और आपको जब हम टू वे कम्युनिकेशन रहता है ना, तो हमारी जो लर्निंग होती है ना वो जल्दी हो जाती है, और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा बच जाता है कि वो क्वालिटी टाइम हम कहीं और स्पेंड कर सकते हैं। तो वाई नॉट अभी, इसलिए आप स्टार्ट करो, मेरे साथ बनिए रहिए, हर एक लेक्चर सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और देखना आपके साथ साथ जो स्टैटिस्टिक्स है ऐसे ही तैयार हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप नॉर्मल एक लेमैन से स्टैटिस्टिशियंस बन जाओगे। ठीक है, तो आपको खुद में ही एक अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी। तो अगर तो आप कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करोगे, उससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, और आप थोड़े ना सीरियस होने लग जाओ कि नहीं यार, अगर ये ऑप्शन मेरा गलत आया तो मुझे इस पर थोड़ा सा काम करना है। अगर आपको फिर भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपने नोट पैड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट करिए, साथ साथ कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 कह रहा है, डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर। जो डेटा पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स में होता है वो कौन सा होगा? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, एरर डेटा, या नन ऑफ दिस। देखो अभी क्या है, अभी आप सारी टर्म्स के साथ फेमिलियर नहीं हो। जैसे एरर डेटा क्या होता है, इसको हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे हर एक टर्म का मुझे मतलब ही बताना है, क्योंकि अदरवाइज हम ऐसे करें कि मैं बोलूँ इसका ये ए आंसर सही है या इसका बी आंसर सही है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर दूँ। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे। मुझे वैसे आपको समझाना है कि आपको ना ऑड इवन करना भी पता चले। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन नहीं पता होता, लेकिन हमें ऑप्शंस के मीनिंग पता होते हैं ना, क्लियर होते हैं, तो हम ऑड इवन आउट करके भी अपना आंसर जो होता है ना वो निकाल लेते हैं। तो वो स्ट्रेटजी मेरे तो बड़ी काम आती है, तो मैं चाहती हूँ ये ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, सो दैट कि आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हेल्प करे। ठीक है, तो देखो जो पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट, सेंसस मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, इसको हम डेमोग्राफी में भी पढ़ेंगे डिटेल में। सेंसस में क्या होता है, जब हम ना कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हैं, एन्यूमरेशन मतलब एग्जामिनेशन करते हैं, जब मैं पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को मैं स्टडी करूँगी। ठीक है, जब पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को हम स्टडी करते हैं, अब वो पॉपुलेशन डिपेंड करता है मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि मैं स्टडी करना किसकी चाहती हूँ या मैं किसकी स्टडी कंडक्ट करना चाहती हूँ। उस स्टडी में जो भी मेरा एरिया है ना, वो पूरे एरिया की जिसकी मैं स्टडी करना चाहती हूँ उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन या पूरी कंट्री की पॉपुलेशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पूरी स्टडी की हम बात करना, जिसको हम कंडक्ट करना चाहते हैं ना, वो जो पूरा मैंने स्टडी का एरिया लिया है, उस पूरी एरिया को ही, पूरी स्टडी इन्वेस्टिगेशन को हम
सेंसस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंसस मीन्स जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल यूनिट की कंप्लीट एन्यूमरेशन की जाती है, कंप्लीट एग्जामिनेशन की जाती है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, जैसे हम इंडिया का सेंसस होता है लास्ट 2011 में कंडक्ट हुआ था, अभी 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोरोना वो पोस्टपोन हो गया, 2 सेशंस में होता है लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू कोरोना, ठीक है। तो सेंसस में क्या, पूरे इंडियन इकोनॉमी की हर एक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, घर घर में जाते हैं ना, आपके फैमिली साइज क्या है, कितने फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो कि जॉब करते हैं, बड़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, ठीक है। तो वो हर एक तरह का आपका जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो, ठीक है। तो अब ये जो है डेट में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल होगा, सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा, एरे डेटा होगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। देखो प्राइमरी डेटा तो आपको क्लियर है ना, जो फर्स्ट टाइम डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी मीन्स हम किसी और का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी में, सॉरी। अब एरे डेटा क्या होता है, एरे डेटा होता है वो डेटा जिसको या तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है या तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उसको, तो यहाँ पे तो अरेंजमेंट की बात हो रही है ना, तो हमें अरेंजमेंट की बात नहीं करनी है। दैट मीन्स जो मेरा ये ऑप्शन है एरे डेटा, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। सेकेंडरी डेटा भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम किसी और का डेटा यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहा है कि डेटा जो कि पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स में होता है, पॉपुलेशन सेंसस जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो डेटा है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी, दैट विल बी ओनली योर प्राइमरी डेटा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी डेटा में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकेंडरी डेटा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है, ठीक है। क्या आ सकता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, 1 सेकेंड, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव डेटा, या ऑल ऑफ दिस। अब आपको पता है कि सेकेंडरी डेटा में मैंने आपको बताया था ना, मे इंक्लूड कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये होता ही होता है, मे इंक्लूड। तो मे इंक्लूड में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो पब्लिश सोर्स भी हो सकता है और वो अनपब्लिश में कोई भी हो सकती है, वो डायरी हो सकती है, वो लेटर हो सकता है, ठीक है, वो आर्काइव डेटा भी है। और ये सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो कि लास्ट लेक्चर था मेरा, लेक्चर 4, उसमें मैंने ये बताया है, ठीक है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले लेक्चर 4, 3, 2 एंड 1 वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे आइए, ठीक है। और या फिर जिन स्टूडेंट्स ने रिवीजन कर ली हुई है, आप जस्ट उनको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है कि उनका लेवल कहाँ है, कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, वो ये स्टूडेंट्स पे इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सारी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो। तो आर्काइव डेटा भी आएगा, पर्सनल भी आएगा, ऑफिशियल भी आएगा। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट वन, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इनमें से सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज कौन सा है, कौन सा हो सकता है, ठीक है। एडवांटेज की बात की है, देखो आपको ध्यान से समझना है, एडवांटेज बोला है, हम ना पूरा कई बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। एडवांटेज है may not be accurate, first hand data, already exist, ये expensive। आपको मैंने बताया था सेकेंडरी डेटा जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, वो एक्सपेंसिव नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन डी तो पहले ही कट गया। फर्स्ट हैंड डेटा कौन सा होता है, ये भी मैंने बताया था, फर्स्ट हैंड डेटा इज़ नॉट सेकेंडरी, बल्कि फर्स्ट हैंड डेटा तो हम प्राइमरी को बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए जो है मे नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है, मे नॉट, बट इन्होंने बोला है एडवांटेज, एक्यूरेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब ये थोड़ा सा मतलब ये एक्यूरेट ऑप्शन नहीं हो सकता, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं, हमें जब भी ना सिमिलर, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिमिलर आइटम्स होते हैं, सिमिलर ऑप्शंस होते हैं। अब सिमिलर ऑप्शंस में से आपको लगता है ना ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, और मोस्टली क्वेश्चन दे आर वेरी स्मार्ट, जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, जो इन्विजिलेटर्स, दे आर वेरी स्मार्ट, जो भी एग्जाम सेटर होता है, तो उनको पता है कि क्वेश्चन हमने ऐसे ही पुट करने हैं जिसके आंसर सिमिलर होते हैं कई बार।
अब स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये आता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना, उसके ऑप्शंस चेक करते हैं ना, तो ए ऑप्शन पढ़ेंगे लगेगा ये भी इसका आंसर हो सकता है, बी पढ़ेंगे लगेगा अब ये भी हो सकता है, फिर सी पढ़ेंगे लगेगा यार ये भी तो ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, और जब डी पढ़ेंगे तो फिर हम कंफ्यूज, फिर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार ये तो सारे ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, अब सही कौन सा होगा। तो उन केसेस में ना हम जो सबसे कम लग रहा होता है ना, फिर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चेक करना होता है कि इन चारों ऑप्शंस में से अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट क्या है आपको पता था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को ही हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। यही इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उसी को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्लियर। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये MCQs को टाइप करती फिर उसके बाद आप तक पहुंचाती, इसलिए मैंने पेन डाउन नहीं किए फटाफट से और आप तक वीडियो लाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यूज आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। इंटरव्यूज़ किसका एग्जाम्पल, अब क्विकली आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूज़ जो है वो प्राइमरी डेटा का था, वो सेकेंडरी डेटा नहीं है। इंटरव्यूज़ चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ जो है वो पर्सनल में आपके, चाहे वो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज़ हो, चाहे वो इनडायरेक्ट ओरल हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो मेल क्वेश्चन, कोई भी हो, लेकिन इंटरव्यूज़ हमेशा प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड में ही काउंट होता है, तो सेकेंडरी डेटा नहीं होगा। और एरे डेटा तो है ही नहीं आपके पास। जब भी डेटा की बात होगी ना तो वो तो दो ही है, यहाँ एक प्राइमरी है तो यहाँ दूसरा सेकेंडरी है। एरे डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, उनकी बात नहीं हो रही, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा यही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। इंटरव्यूज जो है वो सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल नहीं है, ना ही एरे डेटा का, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, इट इज ऑप्शन ए। क्लियर है सबको, ओके। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। अब फटाफट से आंसर लिखना आपको, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेरी वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में ऑप्शंस प्लीज़ लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी प्रिपरेशन भी होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप उसके रिजल्ट्स भी मुझे दे रहे हो। तो प्लीज़ अपने आंसर्स को लिखते जाइए साथ साथ। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। ऑनलाइन सोर्सेज से मैंने आपको बताया था जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ना वो सेकेंडरी ही होगा। ठीक है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा नहीं हो सकता क्योंकि ओरिजिनल डेटा ही प्राइमरी होगा और कोई नहीं। ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। देखो अब मैंने बोला ना ऑड इवन कट करके, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता ना, ऑप्शंस की अगर मीनिंग पता है ना आपको चारों ऑप्शंस के, तब भी आप बता सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन सोर्स है, प्राइमरी डेटा का अगर आपको मतलब पता है ना, ओरिजिनल डेटा ही प्राइमरी हो सकता है। तो अगर देखो पहला ऑप्शन ही कट गया, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली कट गया ना आपका, दो ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ तो ऑप्शन सी हो सकता है, यहाँ तो ऑप्शन बी हो सकता है। अब आपको बताओ ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा जो है वो ऑब्जर्वेशनल कैसे हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल डेटा तो वो हो गया ना जहाँ पे मैं किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बॉडी जेस्चर्स को नोट कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको स्केड्यूल्स और क्वेश्चनर मैथड के डिफरेंस में बताया था उसका मीनिंग। ठीक है, तो ये भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड का ही एक वन ऑफ द मैथड्स है। तो ऑब्जर्वेशनल डेटा भी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इट इज सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी अगेन। क्लियर, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज इट, द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। जो एग्रीगेट ऑफ डेटा, और ये मैं आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। एग्रीगेट ऑफ डेटा को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड दी स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब देखो अगर आपको अभी भी इसका आंसर नहीं पता कि एग्रीगेट ऑफ डेटा को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं नहीं कहते, नहीं पता, लेट अस सपोज। अब आपको पता है ना एडिटिंग ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सारे जो स्टेप्स हैं आपको याद आ रहा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये किसके स्टेप्स हैं। दीज आर ऑल आर स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टेप्स थे,
ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैथड्स के स्टेप्स थे ये, कि स्टैटिस्टिकल मैथड्स के कौन कौन से मैथड होते हैं, ये स्टैटिस्टिकल स्टेजेस कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसमें था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये एग्रीगेट ऑफ डेटा कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, बट कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर या प्लूरल। आपको पता है एग्रीगेट ऑफ डेटा को हम प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये भी मैंने बताया था ना। तो प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। थोड़ा सा मैसी हो गया। एग्रीगेट ऑफ डेटा इज अ प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी डेटा। इन चारों में से सेकेंडरी डेटा कौन सा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट वन इज मेल क्वेश्चनर, क्लियर है आपको। मेल क्वेश्चनर मीन्स जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को मेल करके क्वेश्चनर भेजता है, ठीक है, क्वेश्चनर भेजता है थ्रू मेल। अब जो दूसरा ऑप्शन है दैट मीन्स ये किसका मेथड है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो प्राइमरी डेटा का है, दैट मीन्स ये तो प्राइमरी डेटा है। ऑप्शन बी कह रहा है पर्सनल इंटरव्यूज। अब पर्सनल इंटरव्यूज में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। दैट मीन्स अगेन दिस इज अ मैथड ऑफ प्राइमरी डेटा, ये भी प्राइमरी डेटा का ही है। स्केड्यूल्स की बात करें जो कि लास्ट इन्यूमरेटर मेथड है, तो वो भी प्राइमरी डेटा है। अगेन देखो, आपने देखा ऑड इवन का आउट करके अगेन हमारे पास ऑप्शन डी ही बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये एक टेक्निक होती है ना जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने राइट आंसर ना मार्क कर सकते हो इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्टली द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। बट इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द ऑप्शंस देन ओनली यू कैन मार्क द राइट ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। सो जस्ट ट्राई दिस टेक्निक, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो मेल्ड क्वेश्चनर जो है वो प्राइमरी डेटा का है, पर्सनल इंटरव्यूज भी प्राइमरी है, स्केड्यूल भी प्राइमरी है। तो आपको पता है लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पब्लिश्ड रिपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था कोई भी रिपोर्ट अगर वो पब्लिश हो गई है ना, तो अगर वो पब्लिश्ड है दैट मीन्स वो क्या है, सेकेंडरी डेटा का ही एग्जाम्पल होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन, अंडरस्टूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a primary data collection method that involves tracking behavior over a period of time, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है जहाँ पे जो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ट्रैकिंग बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, मीन्स हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कह सकते हो, या फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिहेवियर को। और हम किस में इंडिविजुअल के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स आज, कल, परसों, नरसों, मतलब आगे आगे डेज में हो सकता है, मंथ की बात हो सकती है, वीक की बात हो सकती है, ठीक है, फ्यू वीक्स की बात हो सकती है, 2 मंथ्स की बात हो सकती है। तो ऐसे कौन सी इसमें डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड इनमें से कौन सा है जिसमें हम इंडिविजुअल का या किसी भी इंसान का हम बिहेवियर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो दैट इज़ ओनली यू नो ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी। उसमें मैंने बताया था ना आपको, इन्यूमरेटर मेथड और स्केड्यूल मेथड में मैंने डिफरेंस में बताया ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो है ना, आप प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड का ही एक टाइप है, ठीक है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मुझे पता था जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई है वो MCQs में मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी, ठीक है, वो क्वेश्चंस में मैं पढ़ा लूँगी सो दैट कि लेक्चर्स भी कम लगें। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें कंप्लीट कर दूँ पढ़ा के, ठीक है। सैम्पलिंग की अगर बात करें तो जैसे मैंने सेंसस बताया ना, सेंसस में क्या होता है, हम कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं, जो कि मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या होता है, जब हमने कंप्लीट एन्यूमरेशन नहीं कर सकते, जैसे मुझे पता है मैं हर एक यूनिट को नहीं स्टडी कर सकती हूँ, तो मैंने लेट अस सपोज मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने पूरी क्लास का टेस्ट लेना है, मुझे चेक करना है कि इस क्लास में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब पूरी क्लास को जज ना करते हुए मैंने कुछ उसी क्लास में से 5-6 बच्चे उठा लिए, या लेट अस सपोज 10-15 बच्चे उठा लिए, ठीक है। तो वो जो 10-15 बच्चों के बेसिस पे जो मैं रिजल्ट्स निकालूंगी ना, उनका टेस्ट कंडक्ट करूंगी। मैं सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं 10 to 15 स्टूडेंट्स का, सपोज मैंने 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप चूज़ किया है आउट ऑफ दोज 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने 15 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए हैं, कहाँ से, 50 स्टूडेंट्स की क्लास से।
अब ये जो 15 स्टूडेंट्स हैं ना, दैट मीन ये क्या बन गया, सैम्पल बन गया। समझ आ रहा है सबको? तो अगर मैंने पूरी क्लास ली है तो पूरी क्लास मेरे पास क्या हो गई, ये जो मैंने 50 स्टूडेंट्स लिए हैं ना, 50 स्टूडेंट्स क्या बन गई मेरे पास, पॉपुलेशन बन गई है। अब इन 50 स्टूडेंट्स में से जो मैंने लेट अस सपोज मैंने 15 स्टूडेंट्स लिए हैं ना, तो 15 स्टूडेंट्स क्या बन गया मेरे पास, सैम्पल बन गया, जिस पे मुझे मैं टेस्ट कंडक्ट करूँगी और इसके टेस्ट कंडक्ट करने से मुझे पता चलेगा कि कितने इंटेलिजेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। और अगर मेरे को पता चलता है कि सारे ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, सबके मार्क्स लेट अस सपोज कि 10 आउट ऑफ 10 आए हैं या 9 आउट ऑफ 10 आए हैं, तो मैं पूरी क्लास के लिए ऑब्जर्वेशंस इंटरप्रिटेशन करूँगी, जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करूँगी ना वो इस पूरी क्लास के लिए करूँगी, सिर्फ इन 15 बच्चों के लिए नहीं करूँगी। जो रिजल्ट्स हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, वो पूरी क्लास के लिए जो है वो मैं लेकर चलूँगी, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया सैम्पल, और ये जो पूरी क्लास थी ये बन गया सेंसस। अब समझ आया आपको सेंसस और सैम्पल में क्या डिफरेंस है? सेंसस में हम कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हैं अपनी पॉपुलेशन की। वो पॉपुलेशन मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे मेरी स्टडी थी कि मुझे अपने 50 स्टूडेंट्स की टेस्टिंग करनी है, लेकिन मैंने 50 स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है ज़्यादा है, तो मैंने सिर्फ 15 बच्चों का किया, तो 50 क्या हो गया मेरे लिए सेंसस, और जो 15 बच्चों को लेके मैं 50 स्टूडेंट्स के इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रही हूँ, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रही हूँ, वो 15 स्टूडेंट्स क्या हो गए मेरे लिए, सैम्पल हो गया। समझ आया आपको? तो सैम्पलिंग भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, ब्राउजिंग तो आपको पता है ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं है, टेस्टिंग भी नहीं है, तो ये देखो पहले ही 3 ऑप्शंस जो है वो माइनस हो गए। तो ऑप्शन ऐसे भी देखो तो कौन सा बच रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो ए प्राइमरी डेटा कलेक्शन मैथड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। क्लियर है? ये कर सकते हो आप। स्टैटिस्टिकल स्टेज कौन सी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी की इनमें से कौन सी एक स्टेज है? मीन्स स्टैटिस्टिकल मैथड्स की ही बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल मैथड्स एक ही बात है, स्टैटिस्टिकल स्टडी बोलूँ, मैथड्स बोलूँ या स्टेजेस बोलूँ, एक ही बात है। आपको पता है सारे है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। इस पर ज़्यादा आप डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Which of the following statement is not an example of statistics? अब देखो कई बार ना यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, आप क्या करते हो, हम यूजुअली क्या करते हैं, क्वेश्चन ना पूरा पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अगर हम कई बार क्या होता है ना, हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हमें आधा हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, हमें लगता है इसके आगे ना ये लिखा होगा, और फटाफट से हम ऑप्शंस में चले जाते हैं, और उस जो हमने एज्यूम किया होता है ना वो सही नहीं होता। हमने एज्यूम किया और वही ऑप्शन ना हमें लकीली या बोलो या अनलकीली बोलो, वो ऑप्शन हमें दिख भी जाता है। ठीक है, और हम फटाफट से, क्योंकि हमने एज्यूम किया होता है ना इसका आंसर ये होगा, और वो आंसर अगर दिख भी गया हमें ऑप्शंस में, हम फटाफट से उसको टिक कर देते। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। इनफैक्ट आपको तो क्या ही गलती करनी है, अब तो सेंटर वाले जो ये इन्विजिलेटर्स हैं, जो ये एग्जामिनर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, नोट को ना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, एंड नोट कैपिटल में लिखा होगा उन्होंने, कि स्टूडेंट्स को ध्यान में आए, उनको दिखे कि ये नॉट की बात कर रहा है। ठीक है, एडवांटेज की बात नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो एग्जाम्पल नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो अब क्या, यूजुअली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आजकल, उसमें नॉट को कैपिटल में लिखा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते थे, से इग्नोर कर देते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे, जबकि नॉट को पढ़ेंगे ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन मार्क कर देंगे, और वो ऑप्शन होगा भी और वो टिक कर देंगे। ये एक आपको चीज़ दिमाग में रखनी है। दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताई, ऑड इवन आउट करके भी आप कर सकते हो। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक कह लो या टेक्निक बोल सकते हो आप, वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ना है उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दो क्वेश्चन पढ़ने पे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करवा रहे हैं कि मैं क्वेश्चन ही पढ़ता रहूँगा या पढ़ती रहूँगी तो आंसर कब दूंगी। आपने चाहे देखो आप 20 सेकेंड 30, ऐसा तो नहीं है हमारा JKSSB के पेपर में हमें 20 सेकेंड्स में क्वेश्चन कंप्लीट करना, अगर 1 मिनट का भी एवरेज लें तब भी हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो आप 1 मिनट में 30-40 सेकेंड्स भी अगर क्वेश्चन को देते हो ना, आपका आंसर ना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप ये टेक्निक मेरी फॉलो करके देखो।
आज ही ट्राई करो, इनफैक्ट अभी आने वाले क्वेश्चंस में ट्राई करो, देखना कितनी यूज़फुल होगी। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको एक अटैम्प्ट दो, उसको सेकंड अटैम्प्ट दो, उसको थर्ड अटैम्प्ट दो। तब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, उन केसेस में बोल रही है, नहीं कि अगर समझ आ गया तब भी पढ़ते रहना है। मैम ने बोला था 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तो ऐसा भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा तो कई बार हमें सेकंड अटैम्प्ट में समझ आ जाता है, कई बार थर्ड अटैम्प्ट में भी समझ आ जाता है। उससे क्या होगा, आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मेन रीज़न है बताने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एरर कम होने के भी चांसेस है, और आप आंसर ना जल्दी दे दोगे, और कंफ्यूज भी नहीं होगे, जो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो। और दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो सबसे पहले ऑप्शंस नहीं देखने हैं, ऑप्शंस देखने ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन पढ़ा, पहले अपने दिमाग में आंसर फ्रेम करना है कि यार इसका आंसर ना मेरे अकॉर्डिंगली ये हो सकता है। जब क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, फिर पहले अपने ब्रेन में मेमोराइज करना है कि यार इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंगली मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। फिर उसके बाद आपने ऑप्शंस चेक करने हैं कि क्या जो मैंने सोचा वो ऑप्शंस में है। फिर आपकी जो कन्फ्यूजन है ना, वो साइड पे रह जाएगी, वो दूर ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 बातों को आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है जब भी आप MCQs, ही नहीं कि JKSSB की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो तो उसमें ये 3-4 टेक्निक्स को आपको फॉलो करना, देखना बहुत यूज़फुल होंगी। मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैम बीच में टाइम वेस्ट कर रही है, इस जस्ट मैं आपकी हेल्प करने के लिए, सो दैट कि आपका पेपर अच्छे से हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है उन्हीं स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप एक्सेल ही करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो स्टैटिस्टिक्स का नहीं है। ये भी मैंने लेक्चर में नहीं बताया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है। देखो, हम स्टैटिस्टिक्स में ना उन्हीं की बात करते हैं, जब बताया था ना डेटा की बात करते हैं, हम डेटम की बात नहीं करते। मीन्स हम इंडिविजुअल फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को ही लेके चलते हैं। तो उस पर अगर कोई एनालिसिस हुई है वही आपका स्टैटिस्टिक्स है। अगर उस पर कोई एनालिसिस नहीं हुई है, कोई कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स की बात नहीं हो रही है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट की जब भी बात हो रही होगी वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगा। बस इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 इज शाइनी हैज़ 500 रुपीज़ इन हर पॉकेट, ठीक है। मेरी पॉकेट में 50 रुपये हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, ठीक है। 1000 तो वैसे, हाँ, 1000 रुपये हो, 2000 हो या 10,000 हो, जितनी भी हो, उससे किसी को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है ना। इस टाइम में आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, या आपके पास कितने पेन्स हैं, कितनी पेंसिल्स हैं, कितने नोट पैड्स हैं, उससे किसी को कोई कंसर्न नहीं है। तो हमेशा इंडिविजुअल की बात जब भी हो रही है ना, चाहे उसमें आप बोलो डेटा भी है, देखो न्यूमेरिकल डेटा भी है, तो स्टैटिस्टिक्स में हमने कहा था न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल फैक्ट के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल फिगर है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है एवरेज पॉकेट अलाउंसेस, ओके, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये जो है वो नहीं है, तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ MA इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी इज ₹1000 पर मंथ। देखो अब यहाँ पे एनालिसिस हुई है ना, एवरेज किस में बात आ रही थी, फर्स्ट स्टेप जो था हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी का, दैट इज एवरेज। तो अगर मैंने एवरेज, दैट मीन मैंने पहले कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं ना MA इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे जम्मू यूनिवर्सिटी के, मैंने सबको लिया, फिर सबकी एवरेज की, सम डिवाइडेड बाय नंबर, फिर मुझे पता चला कि यार 1000 रुपीज़ पर मंथ ऑन एन एवरेज इन सबको मिलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही एग्जाम्पल, कंपैरिजन भी हो रहा है, एनालिसिस भी हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इंडिया ने 60 टेक्स्ट मैचेस जीते हैं और हारे कितने हैं, 50। दैट मीन यहाँ पे भी पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला यार इतने मैचेस जो हैं वो जीते हैं और इतने मैचेस जो हैं वो हारे। अगेन मैं कंपैरिजन भी कर रही हूँ, एनालिसिस की, और सबसे पहले मैंने डेटा कलेक्शन ही किया होगा। इसमें सारी टेक्निक्स जो हैं वो फॉलो हो रही हैं, कलेक्शन की होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन की, फिर प्रेजेंट किया होगा, फिर एनालिसिस की, उसके बाद ही मैं कंपैरिजन इंटरप्रिटेशन कर पा रही हूँ कि इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुए। कंक्लूजन ये हुए कि इंडिया ने इतने जीते हैं और इतने हारे हैं। दैट मीन ये भी
स्टैटिस्टिक्स का ही एग्जाम्पल है, तो नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, दैट मीन नन ऑफ दिस जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बी, सी और डी तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन ए, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट की जो बात हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? Next question is data collected for the first time from the source of a region is called, वो डेटा जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं और जिस सोर्स से लेना है वहीं से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा भी नहीं हो सकता, एरे डेटा आपको बता दिया नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ ओनली योर प्राइमरी डेटा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what kind of data are contained in the census of population and national income estimates for the government? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली जब भी मैंने ऑफलाइन बैचेस में पूछा ना, जब मैंने प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पढ़ाया, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नाउ हम हर तरह का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, आंसरेबल होंगे मैम को, ठीक है। लेकिन जब जब भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना, हार्डली 1 आउट ऑफ 20 जो थे वो आंसरेबल हो पाते थे, जो करेक्ट आंसर देते थे। उनमें से भी एक दो बच्चे जो थे वो मतलब गेस लगा के ही आंसर देते थे, और उनका आंसर उनके अकॉर्डिंगली वो सही हो जाता था, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता था कि क्यों प्राइमरी है या क्यों सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What kind of data are contained in the census of population and national income estimates? देखो, ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक देखो तो कुछ और मतलब आता है, अगर आप पूरा लेके चलो तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। अब अगेन स्टूडेंट्स क्या करते थे, इसको आधा ही लेके और एज्यूम कर लेना, पूरा पढ़ना ही नहीं। तभी ये चीज़ का आपको बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है। क्वेश्चन का ना हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, हर एक वर्ड। क्वेश्चन के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के स्पेशली आपको हर एक वर्ड को फोकस में लाना है, तो उससे क्या होगा, आपको ना आंसर पहले ही समझ आ जाएगा कि इसका ये आंसर हो सकता है। और ये बहुत यूज़फुल टेक्निक्स हैं, ये जो मैं 4-5 टेक्निक्स आपको बता रही हूँ ना, दे आर वेरी वेरी मच यूज़फुल एंड हेल्पफुल, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू इनकलकेट दीज टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन योर हैबिट। What kind of data are contained in the census of population and national income estimate? अगर मैं इतना देखूँ ना इसको कि सेंसस इनकम एस्टिमेट्स में और पॉपुलेशन सेंसस में जो डेटा है वो कौन सा होता है, डेटा कंटेन, जो डेटा उसमें होगा जो हमने कलेक्ट किया है, ऑब्वियसली बात है वो प्राइमरी होगा। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने बोला है वो गवर्नमेंट के लिए कौन सा डेटा होगा, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बताया था ना, सेंसस डेटा कौन कलेक्ट करता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, राइट। तो उनके लिए वो प्राइमरी है, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट के लिए भी ना बच्चे बोलते हैं मैम गवर्नमेंट ने तो कलेक्ट किया है, तो गवर्नमेंट के लिए तो वो प्राइमरी होगा। यूजुअली बच्चे ना प्राइमरी डेटा को ही बोलते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है ना, दैट इज़ प्राइमरी डेटा, बट ऐसा नहीं है, प्राइमरी डेटा नहीं है, सेकेंडरी डेटा ऑप्शन है, ठीक है। और इंटरनल डेटा भी मैंने आपको बताया कि डेटा सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में ना देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, एक तो ये चीज़ हो गई। और गवर्नमेंट के अंदर कितनी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट एक ही नहीं है, गवर्नमेंट के भी कितने सारे पार्ट्स हैं जो अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्री है ना, एजुकेशन की अलग मिनिस्ट्री है, हेल्थ की अलग मिनिस्ट्री है, ठीक है। सेम वे जैसे मैंने बताया, जो सेंसस डेटा को जो कलेक्ट करते हैं उसका ऑफिस ही अलग है। अब मैं सपोज करूँ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर का मैं ही ऑफिस हूँ, ठीक है। तो मेरे ऑफिस में काम हो रहा है, लेकिन अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डेटा दे दिया तो मेरा डेटा उनके लिए क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया ना। तो इट इज़ ओनली योर सेकेंडरी डेटा, नॉट प्राइमरी। सिर्फ अगर इतना पार्ट होता ना तो ये प्राइमरी होता, बट इतना नहीं है। ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, तो गवर्नमेंट के लिए वो सेकेंडरी है, नॉट प्राइमरी, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्लियर। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये हमेशा सेकेंडरी होगा, प्राइमरी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मेरी वीडियो को रिप्ले करके आप देख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what needs to be kept in mind while using secondary data? सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, क्या चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है जब हम अपने सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं? क्या उसकी सुटेबिलिटी देखनी पड़ती है, क्या उसकी रिलायबिलिटी देखनी पड़ती है, क्या उसकी एडिक्वेसी चेक करनी पड़ती है, या ऑल ऑफ दिस?
अब आपको पूछोगे मैम ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, तो मैं अभी बता रही हूँ कि क्या होता है प्राइमरी। ये तो मैंने बताया ना, सेकेंडरी डेटा के लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस यूज़ करनी पड़ती है। जब भी हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी, यार ये ऑथेंटिक सोर्स है। जैसे विकिपीडिया को लोग ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी सारे कोई भी वहाँ पे चेंजेस कर सकता है। तो क्या आप उस सोर्स को ऑथेंटिक समझते हो? अगर आप कोई अपनी स्टडीज़ कर रहे हो तो क्या आप वहाँ से डेटा उठा के लिख सकते हो? उसको कोई भी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई उसको वैलिड नहीं मानेगा। ठीक है, मेरा मन किया, मैंने शरारत कर दी, वहाँ पे 420 का मैंने 500 बना दिया, 5000 बना दिया, जस्ट कि ऐसी शरारत करने का मन कर रहा है तो कुछ भी लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, अब आप आए वहाँ पे, आपको डेटा चाहिए था, आपने उठा लिया विकिपीडिया से, और आपने जो मैंने वहाँ पे चेंजेस शरारतें की थी ना, आपने वही उठा के अपनी स्टडीज़ में लिख दी, और कल को आपका डेटा कोई यूज़ करेगा तो क्या वो वैलिड होगा? आप खुद इस तरह से सोच के देखो, नहीं होगा ना। दैट मीन्स उसकी सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एडिक्वेसी, मुझे तीनों चीज़ें चेक करनी है। मीनिंग क्या है? सुटेबिलिटी से मेरा मतलब है कि क्या मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली है, क्या जो मुझे चाहिए वो उसमें वो चीज़ें हैं कि वो मेरी स्टडी के लिए सूटेबल हैं, यूज़ कर सकती हूँ क्या मैं उसको अपनी स्टडी में? तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। रिलायबल हो सकती हूँ क्या मैं उस सोर्स को यूज़ कर सकती हूँ, क्या वो ऑथेंटिक है कि मैं उसे यूज़ करूँ? तो वो भी मुझे डेफिनेटली पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, क्या ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। जैसे कुछ होती है ना वेबसाइट्स भी ऑथेंटिक नहीं होती, फेक वेबसाइट्स होती है, तो फेक वेबसाइट्स पे हम रिलायबल नहीं हो सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो मुझे उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक है या फेक है, तो वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज़ रिलायबिलिटी। अब एडिक्वेसी में भी मुझे चेक करना है कि क्या जितना मुझे चाहिए उतना वो सफिशेंट है कि या इससे ज़्यादा चाहिए, जितना मुझे इतना सा चाहिए और उसमें इतना सारा दिया है, तो मुझे कट शॉर्ट करके इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर या तो इतना सा है और मुझे तो इतना चाहिए, तो ये तो मुझे वैलिड इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, एक्यूरेट सफाइस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, तो मुझे उसकी एडिक्वेसी भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब है इन सारी टर्म्स का। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। So all of these is the right option. Clear? Suitability means according to my objective, reliability means dependent हो सकती हूँ क्या, उसकी authenticity या fake website है, ये चेक करना पड़ेगा। Adequacy means मेरी study के लिए इतना sufficient है कि मैं उस पर उसको यूज़ कर लूँ, वो accurate है मेरी study के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा अगर मैं secondary data को यूज़ कर रही हूँ। Clear? Okay. Now the next question is who is considered as father of Indian statistics? Indian statistics के इनमें से कौन फादर है? ये तो आपको ऐसे ही याद रखना है, पीसी महालानोबिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। वी एन राव, ये ऑप्शंस नहीं है। प्रशांत चंद्र महालानोबिस जो हैं ये हमारे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, और 29 जून को हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी से, और 2007 से आई थिंक स्टार्ट हुआ है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा ऑब्टेन बाय कंडक्टिंग ए सर्वे इज, जो डेटा हम सर्वे कंडक्ट करके डेटा ऑब्टेन करते हैं वो कौन सा होगा? ऑब्वियस ही बात है, जो हम खुद सर्वे करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट इज ओनली योर प्राइमरी डेटा। ना ही वो सेकेंडरी हो सकता है, ना ही वो क्वालिटेटिव है, ना ही वो क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा आपको पता है ना, क्वालिटेटिव मीन्स जो क्वालिटीज़ की बात कर रहा है, कलर हो गया, रिलीजन हो गया, नेम्स हो गया, आपके फ्रेंडशिप की बात कर रही हो, ऑनेस्टी, ब्यूटी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की बात। क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, हाइट की बात कर रही हूँ, वेट की, मतलब जितने भी आंसर्स नंबर में आ रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो डेटा ऑब्टेन बाय कंडक्टिंग ए सर्वे इज प्राइमरी डेटा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश रिपोर्ट्स इज, पब्लिश रिपोर्ट से जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी डेटा पब्लिश हो चुका है, अब पब्लिश डेटा से जो भी मैं डेटा कलेक्ट करूंगी दैट विल बी ओनली योर सेकेंडरी डेटा, ना ही वो प्राइमरी होगा, ना ही वो एरे होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट वन। डेटा यूज बाय एन एजेंसी विच हैव ओरिजिनली कलेक्टेड एंड, जिन वो एजेंसी डेटा जो जिसने खुद ही कलेक्ट किया है वही उसको यूज़ कर रही है, मैंने ही कलेक्ट किया और मैं ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी सेकेंडरी नहीं होगा। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं, मैम डेटा यूज़ कर रहे हैं ना, बट ये भी तो देखो ना यूज़ कौन कर रहा है, वही एजेंसी यूज़ कर रही है जिसने उसको कलेक्ट किया हुआ है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेटा यूज्ड भी पढ़ा तो मैंने बोला ना, हम हर एक वर्ड को ना इंपॉर्टेंस देनी है, किसी को भी ना इन्फीरियर फील नहीं कराना है, आपको ये समझ लो बस, ठीक है। हर एक वर्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, फिर पूरे क्वेश्चन को समझो और फिर आंसर दो। देखना आपका 100% एक्यूरेट आंसर ही निकल के आएगा, ठीक है। वो डेटा जो कि एजेंसी यूज़ तो कर रही है, लेकिन वही एजेंसी यूज़ कर रही है जिसने उसको खुद कलेक्ट किया, तो दैट विल बी ओनली योर प्राइमरी डेटा ना। इट कैन नॉट बी रॉ डेटा, इट कैन नॉट बी सेकेंडरी डेटा, इट कैन नॉट बी डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा मीन्स जो बिल्कुल अभी अनरिफाइंड फॉर्म में, जो बिल्कुल कच्चा डेटा होता है ना, जस्ट अभी मैंने कलेक्ट किया उसको, मैंने कोई उसकी एडिटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट मैंने डेटा कलेक्ट किया। तो जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो रॉ फॉर्म में ही होता है, क्रूड फॉर्म में ही होता है, तो क्रूड डेटा को ही हम रॉ डेटा कहते हैं। क्लियर? ओके। सेकेंडरी डेटा भी नहीं, डिस्क्रीट डेटा होता है जो एग्जैक्ट नंबर्स में होता है, ठीक है। जैसे कि फैमिली साइज क्या है, एग्जैक्ट नंबर में है ना, इट कैन नॉट बी 4.5, इट कैन नॉट बी 5. या तो 5 मेंबर्स होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 3 होंगे, बीच वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी डेटा जो कि एग्जैक्ट नंबर्स में होगा उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा की भी यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है वो डेटा जो कि एजेंसी यूज़ कर रही है, वही डेटा जो उसने खुद कलेक्ट किया, तो दैट इज़ ओनली योर प्राइमरी डेटा. Now the last question of this very particular unit is, dash data are those which are already in existence, ठीक है, जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे आधा पढ़ के भी अभी एज्यूम नहीं करना है, ठीक है, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। आगे अब और बात हो रही है, विच माइट बी कलेक्टेड फॉर सम पर्पस, जो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था, अदर देन द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन हैंड, उसको ऑन द स्पॉट उसी टाइम जिस क्वेश्चन के लिए मुझे, मतलब जिस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, उसके अलावा वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा कौन सा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी? फटाफट से आंसर दीजिए, दैट इज ओनली योर सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस भी है, यहाँ से भी मुझे क्ल्यू मिल गया। अब विच माइट बी कलेक्टेड फॉर सम पर्पस, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था, ना कि वो उसी टाइम उसकी आंसरिंग करने के लिए वो कलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो दैट इज ओनली योर सेकेंडरी डेटा। इट कैन नॉट बी डायरेक्ट डेटा, बेसिक डेटा, ये तो कोई टर्म्स हमने पढ़ी ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही माइनस हो गए, तो प्राइमरी डेटा भी नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी योर सेकेंडरी डेटा। क्लियर है सबको? तो उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो ठीक निकले होंगे। देखो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, फिर भी अगर आपके 18 क्वेश्चंस में से 12-13 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी। और अगर जिनके कम आया, तो अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना है कि यार मेरे तो कम आया, मैं क्यों वहाँ पे अपना स्कोर प्रेजेंट करूँ। अपने सारे स्कोर्स ना, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्कोर्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना प्रेजेंट करो। अगर आप ये वीडियोज़ जो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा देखा है, वो अपना स्कोर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कि अगर आपने नोट पैड पे भी मेंशन किए होंगे ना, तो अपना स्कोर ही एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कर दो। ये नहीं है कि वो मेरा स्कोर पढ़ लेगा तो यार वो सोचेगा ये नालायक है या इसको आता नहीं है। नहीं, अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना है ना, एक बार आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दोगे ना, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाओगे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, आप सीरियस होने लग जाओगे, आपको लगेगा नहीं मैंने वहाँ पे कमेंट किया, मुझे थोड़ा इस पर वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ना आप में वो फीलिंग्स आने लग जाएंगी और आपका ब्रेन एक्टिवेट होने लग जाएगा, ठीक है। सो ये आपके भले के लिए बता रही हूँ मैं। आप ये जो टेक्निक्स हैं, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वही शेयर करती हूँ, सो दैट कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डे बाय डे अच्छी होती जाए। और आप जब तक एग्ज़ाम हो तब तक आप एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ जस्ट अपना जो पेपर है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हो दो, और बिल्कुल नर्वस ना रहें, और अच्छे से आपका अटेम्प्ट भी हो पाए और विद 100, ठीक है। दैट इज़ ओनली माई मोटिव। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 के MCQs ट्राई करते हैं, और उसकी आप अभी से प्रिपरेशन कर लो। उसकी मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम्स, बट डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू।